दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ शक्ति सदन में, जहाँ पर श्रमिक सुनता सम्मेलन के नाम से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और ये गोष्ठी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति, आदिवासी मातृ संगठन, शक्ति संगठन, लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन के संयुक्त बैनर तले आयोजित की गई है। और हमारे साथ गोष्ठी में शामिल होने आई कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। ये जो श्रमिक सुनता सम्मेलन इस नाम से आप लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो ये किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं? आज की जो कार्यक्रम है वो मजदूरों की दशा और दिशा को की मुद्दा में है। आज मजदूरों की दशा क्या है, वो है कंपनी हो, चाहे बाहर काम करने वाले मजदूर हो या फिर किसान भी हो। अगर हम देखते हैं तो बहुत बुरा स्थिति है। लोगों को जिस तरह से काम करवाते हैं कंपनी में, उस तरह से लोगों को वेतन मिलता नहीं है, और वेतन भी मिलता है उसमें कटौती भी करके देते हैं। तो सरकार भी अभी नहीं चाह रही है कि लोगों को जिस तरह से उनके काम है, मेहनत है, उनका सही रोजी रोटी मिल सके। और ठेकेदारों को भी बहुत ज्यादा दादागिरी चलता है अभी तो। कुल मिलाकर मजदूरों की समस्याओं को लेकर यह गोष्ठी का आयोजन किया गया है कि किस तरह से समस्याएं हैं मजदूरों के सामने और किस तरह से हम उनके खिलाफ जो है संघर्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो भारत का श्रम बल है, तो उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, लगभग 25%। और देशों में देखें, अमेरिका में देखें तो 67% है, चाइना में 71% है। तो क्या कारण है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति कम है? वो चाहे सर्विसेज हो या रोजगार हो या ऐसे मजदूरी के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है। इसको लेकर क्या कारण है आप बताइए? मुझे लगता है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के काम में कमी कहीं नहीं है। महिलाएं बहुत हिम्मत वाली होती है, काम कहीं भी पीछे हटती नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे देश में शुरू से सदियों से चले आ रही है कि मतलब पुरुष का बहुत ज्यादा दबदबा होना। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में पुरुष प्रधान बहुत ज्यादा हावी है। महिलाओं को दबाया भी जाता है और महिलाओं को बराबरी का सम्मान भी नहीं मिलता। और जिस तरह से अच्छे घरों के महिलाएं लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छा शिक्षा ले पाते हैं और नौकरी भी कर पाते हैं, तो उन्हीं को ज्यादा भी सम्मानित किया जाता है। और जैसे कि हम लोग गरीब वर्ग के जो महिलाएं होती है वो काम बहुत ज्यादा करती है, पढ़ी लिखी बहुत कम होती है, शिक्षा गरीबी के कारण शिक्षा भी बहुत कम ले पाती है, इसलिए समझदारी भी थोड़ा कम होती है, इसलिए उनको और ज्यादा दबाया जाता है। और शिक्षा के कारण भी महिलाएं बोलने में झिझक भी करती हैं और मेहनत तो बहुत ज्यादा ही करती है, बहुत हिम्मती भी होती है महिलाएं। मैडम, आप अपना परिचय देंगे? हाँ जी, मैं गीता गली से मातृशक्ति संगठन से जुड़ी हुई हूँ मैं पिछले 9-10 साल से। तो इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है श्रम बल में कम क्यों है? हाँ, श्रम बल इसलिए कम है क्योंकि ना आज के लोगों की जो मानसिकता भी है, कहीं न कहीं ये नशापान भी होता है जो इंसान की मानसिकता को बदलाव दे देती है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। मान लो किसी घर में पुरुष प्रधान है ना, नशेबाज है यदि उस घर में, तो महिलाओं को ना वो रोकता ही है। किसी न किसी दृष्टिकोण से उसकी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता ही है महिलाओं के प्रति। अच्छा, मतलब घर का जो पुरुष है वो ये सोचता है कि अगर महिला काम करने जाएगी तो हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा जो है कम। वही तो उनको ना एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है पुरुषों की, ऐसा लगता है मुझे। हालांकि ये बहुत गलत बात है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है ऐसा है, गलत बात है, हो सकता है, लेकिन हर जगह वो तो ठीक नहीं जमता है ना, कहीं न कहीं उतार चढ़ाव तो होता ही है ना, ऐसा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनका हालत बहुत ही खराब है। दूसरा ये कि लोग बोलते हैं कि हमारे देश को आजादी मिली है, शायद मुझे लगता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज भी उस गुलाम की जिंदगी में जी रहे हैं, जिनको 12 घंटा काम करने के बाद न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। दूसरा बात, इन्हीं मजदूरों को हमारे देश के राजनीतिक नेताओं द्वारा जुलूस में और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है
और उसी के साथ साथ ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज देश के अंदर पूरे देश के अंदर जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का जो एक तबका है वो 90% है और 90% में 10% पूंजीपति वर्ग है जो 90% के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब 90% मजदूर वर्ग को एक नया दिशा के साथ आगे आने की जरूरत है, एक नया आजादी लड़ाई की तरह लड़ने की जरूरत है, वरना मुश्किल है क्योंकि हम पूरी तरीके से आज गुलाम है। तो इसी तरीके से आज हम इस बैठक में, हमारे यहाँ जो बैठक चल रहा है श्रमिक सम्मेलन का, उस सम्मेलन में सारे मजदूरों के द्वारा और हम लोगों के द्वारा यही बात आ रही है, इतना काम करने के बाद, इतना सब कुछ आजादी का जो गुणगान करने के बाद हमारे देश में भगत सिंह जैसे कैसे लोग कुर्बानी दिए, लेकिन उनका कुर्बानी व्यर्थ है और आज हम फिर से वही गुलामी है, गुलाम जी रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्योगपति के घर में, अधिकारियों के घर में एक कुत्ता होता है, उनके लिए 40,000 50,000 खर्च किया जाता है, लेकिन जो मजदूर होता है वो 12 घंटा काम करता है, उसके बावजूद उसको 8,000 9,000 तनख्वाह नहीं मिलती। यही देश की वास्तविकता है। अच्छा कलाकार बिहारिया जी, आपको क्या लगता है कि असली संघर्ष जो है शोषक और मालिक के बीच है, शोषक और शोषित के बीच है, या जैसा कि गोदी मीडिया या हमारी राजनीति जो है परसेप्शन बनाती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में है, क्रिश्चियन हिंदू के बीच में है, असली संघर्ष? नहीं, असल में असली संघर्ष तो एक वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग है। और जो पूंजीपति वर्ग है पूरी तरीके से यही चाहता है कि सांप्रदायिकता दंगा कराने में भी उसी का हाथ होता है। वर्ग संघर्ष जो कमजोर पड़ता है। और वही जो एक बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद जो संविधान में एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी है, जो एक ब्राह्मणवाद है, एक पूंजीवाद है, सारे उस सत्ता के इर्द गिर्द में रहते हैं और सत्ता जो है उसी के इर्द गिर्द चलता है। आपका मतलब है कि अगर वर्ग संघर्ष मजबूत हुआ तो लोग अपने अधिकार मांगेंगे, और अगर ये जो संघर्ष बता रहे हैं तथाकथित धर्म संघर्ष, उसमें लोग जो है मंदिर मस्जिद मांगेंगे। गुलाम है। ये धार्मिक जो संघर्ष चल रहा है पूरा गुलामी बनाने के लिए और लोगों को बांट के रखना ताकि उनका सत्ता चलता रहे, उनकी वोट की राजनीति चलता रहे, इसका मतलब यही है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है या कुछ और? यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में रहे और कानून व्यवस्था भी अब वो कारपोरेट कंपनी के पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं। कानून व्यवस्था की आपने बात की तो मणिपुर हमारे सामने है, एंड ऑर्डर भी नहीं समझा जा रहा है। वो वही बात है कि वहाँ जो संघ की जो राजनीति है वो उसको भी समझने की जरूरत है। संघ ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि भारत के अंदर में हमारे 3 दुश्मन, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और कम्युनिस्ट, जो इसको विदेशी विचारधारा बोलते हैं, ये तीनों विचारधारा को खत्म करने के लिए उनका जो हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा है, उसी में वहां पे क्या है, कुकी क्या है, वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, बस उनको ही दबाना जरूरी है। दूसरा जो वैष्णव पंथ को मानते हैं। तो जो संघर्ष का एजेंडा है, क्या आपको लगता है वो चरम पर पहुंच गया, यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरेगा या अभी और? ये तय है कि भारत के अंदर में जो वर्तमान है, आप किसी भी संघी के घर में जब बात करोगे ना तो उनका बच्चा बोलेगा कि ये भारत का जो ऐसा आप विकास बोल रहे हो वैसा विकास नहीं हो रहा है, वो हमसे देखो, क्योंकि संघ वालों के बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं, वही शिक्षा हासिल कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। तो वो अंतर विरोध जो है ना संघ को ही खत्म करेगा, पर जनता जिस दिन जाग जाएगी संघ खत्म हो जाएगा। हमारे साथ प्रसाद राव जी भी मौजूद हैं। प्रसाद राव जी, अभी आपने हाल ही में देखा कि संसद भवन के अंदर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कह सकते हैं कि सड़क की भाषा जो है संसद तक पहुंच गई है। तो विधूरी जी के उस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं और नशे में चूर है, वो सत्ता के नशे में, और जो रोड में मवालियों की भाषा जो है भारत के संसद के अंदर भी चला गया है। ये वो लोग चुन के आए हैं जो कभी सड़कों पे मवालीगिरी करते थे, और ये लोग जो है संसद के अंदर भी उसकी मान और मर्यादा को नहीं रख सकते, और गाली गलौज करना, मारपीट करना संसद के अंदर ही चल रहा है ना आजकल। तो चप्पल फेंकने की घटना हमने कई बार देखा कि चप्पल, मतलब संसद की गरिमा लगातार गिरते चला जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए। मतलब एक काला अध्याय है। हमारे साथ एक और मजदूर मौजूद है यहाँ पर, संतोष कुमार जी। संतोष,
जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप कहाँ पर काम करते हैं? हम ओएचपी पे काम करते हैं। अब हमारा ये काम है, ओएचपी पे काम करते हैं हम लोग। आप रेगुलर कर्मी हैं? रेगुलर नहीं, ठेका श्रमिक है। श्रमिक हैं। हमारा भी एक समस्या है कि हम सभी भाई लोगों का, भिलाई स्टील प्लांट में जितना भी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी का, हमारा ये समस्या है कि हमारे समान वेतन जो मिलता है, जो केंद्र सरकार जो देता है, वो नहीं मिल पाता हमको। मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो वेतन निर्धारित किया गया है वो हमको नहीं मिल पाता। वो जाता कहाँ है? वो जाता, अब कहाँ जाता है ठेकेदारी, वो तो अभी क्या है, कानून नियम से चल रहा है कि अभी ये चल रहा है, वो सभी खाता में फुल पेमेंट डाल देते हैं, जितना केंद्र सरकार जो भेजता है उसको पूरा फुल पेमेंट डाल देते हैं, उसके बाद वापस मिल रहा है। मतलब ठेकेदारों जो पेमेंट आया उसका एक हिस्सा जो है आप लोगों से डिमांड कर देता है, उसको वापस मांग लेता है। कुल मिलाकर ठेकेदारी प्रथा जो है वो मजदूरों के तो बिल्कुल शोषण ही कर रहा है सर जी। हाँ, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ना मेडिकल सुविधा नहीं मिलता, ना कुछ नहीं मिलता। और 20 साल 25 साल या 15 साल भी काम कर रहे हैं, उसको कोई सुविधा नहीं मिलता। जो भी चोट लगेगा वो हमको खुद ही करना पड़ता है, हमको खुद ही। स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। किसी के पास जाओ पेमेंट कम दे रहा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्या करें हम। तो आज की इस गोष्ठी में आपने अपनी समस्या उठाई? समस्या तो उठाए हैं। जब आप लोग धीरे धीरे ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में हाँ, जाना चाहते हैं। अब इतने दिन से कार्यरत है, हमें समान जो केंद्र सरकार जो हमारा वेतन दे रहा है उसको हम हमारा वेतन मिलना चाहिए। अब कितने कटआउट हो जाता है? अब कितना कटआउट क्या है उसमें, क्या 320 रुपए देते हैं, बाकी वापस मांग लेता है। 15,000 भी डालेगा तो 7,000 8,000 डालेगा, कुछ पेमेंट रहेगा और बाकी 7,000 8,000 मांग लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि कंपनियां सीधी भर्ती न करके ठेकेदार के थ्रू ही लेबर को जो है एंगेज करती है? अब ये क्या है, ऊपर लेवल का है, अब उसको तो मेरा उतना जानकारी नहीं है, ऊपर लेवल से क्या ठेका होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ठेकेदारी से आम मजदूरों को नुकसान हो रहा है। सभी प्लांट में काम कर रहा है, भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत है, सभी भाइयों को वापस मिलता। आपको क्या लगता है कि मजदूरों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षा मिलेगी? हाँ, सुरक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक सुविधाएं, हॉस्पिटल, मेडिकल, और हमारे जो केंद्र सरकार जो पेमेंट दे रहा है उसको हमारा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हक के साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है, उसे उसमें कटौती की जा रही है। वो एक नए मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये संतोष कुमार जी थे जो अपनी बात रख रहे थे।